गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सवाल बाल रंग के जवाब डॉक्टर कलाम के। उसमें हमने देखा था कि कैसे अब्दुल कलाम छोटे बच्चों का आंसर अपनी निर्मल भाव से करते हैं, और साथ ही हमने देखा था कि किस तरह से बच्चे उनको क्वेश्चन करते हैं और वो उनके आंसर करते हैं। यही बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि कई सारे बच्चों ने 9 बच्चों ने अब तक क्वेश्चन कर लिए थे, और ये भी हमने देखा था कि ये उन दिनों की बात है जब 2019 और 20 के बीच की बात थी, और तब 2020 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। तब की बात यह थी, और साथ ही हमने देखा था कि अब्दुल कलाम कितने निर्मल और सरल व्यक्ति थे, और सबके साथ सरलता से उनके आंसर बच्चों को संतुष्टि मिल जाए वैसे आंसर वो देते थे। आगे हमको बढ़ना है कि अब आगे प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? देखो, ये सारी कई बच्चों के साथ ये मुसीबत कई सारे बच्चों के साथ होती है। क्या होती है? कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, कई बार दूसरी कोई समस्या आ जाती है, तो जो अपना लक्ष्य नक्की करते हैं वो लक्ष्य वो हासिल नहीं कर पाते हैं। किस तरह से वो ऐसी मुश्किलों का सामना करे और अपना लक्ष्य हासिल करे, इसके बारे में किसने पूछा है? यस, अब्दुल कलाम को पूछा है, और उनका आंसर अभी अब्दुल कलाम क्या देते हैं वो हम देखते हैं। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधा तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम, उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति पराजित नहीं होना चाहिए। देखो, अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, पहले भी हमने देखा था कि हमें आपके जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन किया था। तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि कठोर परिश्रम और युवानी अवस्था में ही, टीन एज में ही अपना गोल, अपना लक्ष्य आपको निर्धारित कर देना होगा। इसी तरह ये भी, यहाँ पे भी अब्दुल कलाम यही कहते हैं, स्कूल में अच्छी पढ़ाई करो तो स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप अच्छे रैंक से पास हुए तो बैंक में से लोन भी मिल सकती है। ये सरकार की ऐसी योजना है जिसमें आप अच्छे नंबर से प्राप्त हुए और आपको उच्च शिक्षण प्राप्त करना है तो सरकार आपको लोन देगी। लोन देने पर आपको जितने पैसे चाहिए वो उनके देंगी, लेकिन आपको किस्त कब चुकानी है? जब आप जॉब पर लग जाओ तब आपको ही ये किस्त चुकानी होगी। ऐसी योजना सरकार ने बनाई हुई है, उसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर कई मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। हम भी उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए या उच्च लक्ष्य हासिल करने के लिए हम सोचते तो है, लेकिन कई बच्चे मुसीबत आने पर, आर्थिक स्थिति खराब होने पर अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं और दूसरी राह पर चले जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को अपने लक्ष्य से अडिग रहना चाहिए, दूर हटना नहीं चाहिए, ऐसा अब्दुल कलाम कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर
हमने लक्ष्य उच्च निर्धारित तो किया है, लेकिन आपको उसको हासिल करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उस मुसीबतों का सामना करना होगा। किस तरह से? कि आपको देखना होगा कि किस तरह से हमें ये बाधा से मुक्ति मिल सकती है। उसका डटकर सामना करना पड़ेगा, और डटकर सामना करने से हम अवश्य ही अपनी सारी मुसीबतें, अपनी सारी बाधाओं को हम अपने रास्ते से हटा सकते हैं। अब्दुल कलाम के भी अपने जीवन में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी, उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, साथ ही वो तब भी वो इतने सफल इंसान बने। किस तरह से? कि उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को अपने से दूर नहीं होने दिया। वो भी अखबार बांटकर अपने घर की भी सहाय करते थे और साथ ही पढ़ाई भी करते थे। रात को बैठकर वो पढ़ाई करते थे। जब तक वो जिंदा थे, वो उन्होंने सिर्फ 5 या 6 घंटे की नींद ही उन्होंने ली है, उनसे ज्यादा उन्होंने नींद नहीं ली है। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि सपने जो सोने दे नहीं, बल्कि सपने वो जो सोने न दे। हमें ऐसे सपने देखने चाहिए जो हमें सोने न दे, उनके लिए हमें कड़ी परिश्रम करना है, ऐसा हमें उत्साह जगाए, ऐसे हमें सपने देखने चाहिए। तो यहाँ पे भी अब्दुल कलाम ने यही कहा है, हमें परिश्रम ही करना चाहिए, जिससे हम सारी बाधाओं का नष्ट कर सकते थे और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए। ऐसा हमें मेहनत, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमि होनी चाहिए? देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात एक बच्चे ने कर दी है। क्या कर दी है कि 2020 तक, जो पहले ही अब्दुल कलाम ने सोच के रखा था कि 2020 तक विकसित राष्ट्र कैसा होगा, इसके बारे में वो पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने यह पूछा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो राजनीति है, जो पॉलिटिशियंस है, उसका क्या रोल अदा होगा? जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाएंगे। देखो क्या कहा है, पारदर्शी, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता माने दूर की बात सोचने का गुण, दूर की बात सोचने का गुण। और दूसरा शब्द क्या है? पारदर्शी। तो पारदर्शी का क्या मतलब होता है? जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसके आर पार देखा जा
सके। स्वच्छ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ माने कि पॉलिटिशियंस है वो दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाते हैं। दूरदर्शित कि दूर की सोचने की हमारे देश में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देश विकसित होगा, ऐसा सोचने वाले राजनीतिज्ञ होने चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ के सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। देखो, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सत्य, अहिंसा के साथ उन्होंने निस्वार्थ भावना के साथ ब्रिटिश शासकों के खिलाफ अपनी जंग छेड़ी थी और अपनी लड़ाई उन्होंने अच्छी तरह से सोच समझकर किस प्रकार से उन्होंने उनको देश को आजादी दिलवानी थी, यह सोचकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी और उन पर काम किया था और उन्होंने हमको आजादी भी दिलवाई थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। जो हाल के समय के, अभी के समय के पॉलिटिशियंस हैं, उनको कठिन परिश्रम करना होगा, उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होगा, पारदर्शी माने स्वच्छ, उसमें कोई गंदी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वच्छ राजनीति उन्हें लोगों को दिखानी है और उनसे प्रेरणा लेने के बारे में बात की है कि जो आजकल के राजनीतिक है उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। देखो क्या कहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जो पोवर्टी लाइन है वो उसके नीचे रह रहे माने कि जो गरीब लोग हैं कितने हैं 26 करोड़ भारतीय, उसके विकास के लिए, उनके अच्छे के लिए उन्होंने जो अच्छे राजनीतिक है उन्हें सोचना चाहिए कि वो इस गरीबी रेखा को किस तरह से ऊपर लाए। माने गरीबी रेखा जो है अभी बढ़ती जा रही है तो उसे कम करनी होगी। इस तरह से वो एक अच्छे राजनीतिक को सोचना है, क्योंकि पहले ही उसे कहा कि उसे दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनानी होगी, इसलिए उन्हें पहले ही सोचना होगा कि क्या करें जिससे ये गरीबी रेखा हट जाए। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुब्बी, वित्तीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? रक्षा की दृष्टि, डिफेंस की दृष्टि से 2020 का जो विजन है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसमें महिलाओं का क्या योगदान होगा? यह प्रश्न नंदिता अब्दुल कलाम से पूछती है। उसके आंसर में अब्दुल कलाम कहते हैं कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र
सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो विजन 2020 है उसको हासिल करने के लिए महिलाओं का बड़ा योगदान है, क्योंकि वो प्रायोगिक विकास पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि वो रक्षा में भी उतने ही समान ओहदे पर है जितने पुरुष है, क्योंकि स्त्री को एक अभिन्न अंग माना गया है, इसीलिए उन्हें बराबर एक दर्जा दिया गया हुआ है। तीनों रक्षा क्षेत्रों में आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स तीनों में महिलाओं का चयनित होता है। और हम सब जानते हैं कि स्पेस तक, एयर तो छोड़ो, स्पेस तक नारियां पहुंच चुकी है, तो ये तो रक्षा के बारे में बात है, तो इसमें अवश्य ही महिला आगे चढ़कर काम कर सकती है। तो सेना की नियुक्ति में भी महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। देखो उस समय में भी तीनों सेनाओं में कौन कौन सी, एयर, आर्मी एंड नेवल, तीनों में सही रूप से अधिकारियां जो महिला है उसे अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जा रही है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक बहुत महत्वपूर्ण माने कि राष्ट्रीय देश की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय जो बैठक होती है उसमें भी महिलाओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है और उसमें कार्य भी कर सकती है और उसमें वो सहयोग भी दे सकती है। लास्ट क्वेश्चन, हम क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया बात की है बच्चे ने। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा है। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो अभी हमने थोड़े समय पहले ही देखा कि ट्रम्प इंडिया आया था, गुजरात में आया था, तब कितने खर्चे हुए थे। तो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसे अनावश्यक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे खर्च पर हम रोक लगा सकते हैं? अवश्य ही रोक लगा सकते हैं। जितने खर्चे कम करें उतने ही हमारे पब्लिक में बांटे जा सकते हैं। जो हमारी पहले पूछा गया था गरीबी रेखा को हम सुधार सकते हैं, जो अभी बढ़ रही है उसे हम कर सकते हैं। तुम्हें इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो
यहाँ पे अब्दुल कलाम ने ऐसा करा होगा कि स्टेज पर अब्दुल कलाम के लिए एक बड़ी सी चेयर रखी गई होगी, बाद में अब्दुल कलाम के कहने पर उसे हटवा दी गई होगी। इसलिए इसके आंसर देते समय अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि तुमने इस स्टेज पर तुम आए थे तब एक बड़ी सी चेयर देखी होगी, अब वो यहाँ पे नहीं है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने उनके लिए एक बड़ी सी अलग से जगह दे, खर्च करे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं है उस चीजों के लिए भविष्य में खर्चे कम कर दिए जाएंगे, ऐसा अब्दुल कलाम की सोच कह रही है। वो कहते हैं कि जो खर्च भविष्य में अनावश्यक खर्च होंगे वो भविष्य में नहीं होंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि कितनी सरलता से, कितने भी कठिन हो उतने ही सरलता से, जितना कठिन क्वेश्चन हो उतने ही सरलता से अब्दुल कलाम उनके जवाब देते थे। तो शब्दार्थ तो आपने होमवर्क में लिख लिए होंगे, तो अभ्यास हमको लिखना है। अभ्यास। तो अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? इसका आंसर हमें लिखना नहीं है। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? जो दूसरा प्रश्न है वो हमें लिखना है। क्या लिखना है कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? क्वेश्चन 1, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता कृति साहित्य प्रकार, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। कर्ता तो कोई नहीं है, इसीलिए डैश। कृति सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। साहित्य प्रकार साक्षात्कार
प्रस्तावना 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 प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर कलाम से प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर कलाम से भिन्न बच्चों ने अपने मन के प्रश्न पूछे हैं, तब डॉक्टर कलाम ने बड़ी सरलता से उनके जवाब दिए हैं। प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर कलाम से भिन्न भिन्न बच्चों ने अपने मन के प्रश्न पूछे हैं, तब डॉक्टर कलाम ने बड़ी सरलता से उनके जवाब दिए हैं। जवाब डॉक्टर कलाम जब पांचवी कक्षा में थे, तब की एक घटना उन्हें याद है, उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम अय्यर कलाम जब पांचवी कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थी को बता रहे थे
विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को उड़ने की प्रक्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर जीवंत उदाहरण बताया। उपसंहार इस घटना से डॉक्टर कलाम
डॉक्टर कलाम पर गहरा असर हुआ। इस घटना से डॉक्टर कलाम के मन पर गहरा असर हुआ। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस तरह से उन्होंने अपनी यादगार घटना सुनाई। इस तरह उन्होंने अपनी यादगार घटना सुनाई। तो ये था अभ्यास का पहला प्रश्न। तो आगे होमवर्क में अभ्यास का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते? क्वेश्चन नंबर 2, जो मातृभाषा में नहीं, परिच्छेद को शुद्ध रूप में पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो आपको फेयर बुक में ये सुंदर अक्षरों में लिखना है। साथ ही स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2, मुहावरे और प्रश्न नंबर 4,
होमवर्क में करने हैं। स्वाध्याय में जो प्रश्न हैं 5 क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपने सोचा होगा कि यही एक क्वेश्चन मैंने दिया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं। यदि आपकी यादगार घटना सुनाए तो आप हर एक के अलग अलग होगी, इसलिए वो भी नहीं लिखना है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करेंगे वो तो आपको खुद को ही पता है क्या क्या करेंगे, इसलिए ये भी नहीं लिखना है। अभ्यास में दूसरा जो प्रश्न है, परिच्छेद को शुद्ध रूप में पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए, वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों, वो भी आपको लिखना नहीं है। अनुमान लगाओ, तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ऑलरेडी हम 2020 में हैं, तो हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, कोरोना, तो हमें उसके बारे में लिखना नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखना नहीं है। तो ये है आपका आज का होमवर्क कि अब आपको प्रस्तावना, कर्तक कृति, साहित्य प्रकार लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 सुंदर अक्षरों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो आज इतना होमवर्क आपको लिखना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर ये चलो आज इतना ही करो, चलो स्वाध्याय नहीं करना है, इतने में ही आपका बहुत हो जाएगा। तो सिर्फ अभ्यास में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और सुंदर अक्षरों में लिखिए। जो आपकी बुक में कितने 4 लाइन है वही आपको लिखने हैं। 4 लाइन 5 लाइन का आंसर, 4 लाइन का ये सुंदर अक्षरों में लिखिए। इतना ही आपको आज होमवर्क में करके आना है। स्वाध्याय हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।